दोस्तों, धर्मस्थला का केस पलट गया। जो गवाह था वही गुनाहगार साबित हो गया। 4-5 दिनों के अंदर ऐसा न जाने क्या कुछ हो गया कि दोस्तों सारी चीजें उसके खिलाफ हो गई। उसकी पत्नी भी सामने आ गई, उसका दोस्त भी सामने आ गया। सारे लोग उसके खिलाफ बोलने लगे और जो उसके 4-6 लोग अब तक समर्थन में थे, जिन्होंने बोला कि हमने भी देखा है वो सारी चीजें, उनका भी पता नहीं वो कहाँ गए। लेकिन दोस्तों, जनता इसको मानने को तैयार नहीं है। जनता कुछ सवालों के जवाब चाहती है। कुछ ऐसे सवाल हैं कि जिनका जवाब अगर सरकार दे देगी तो जनता मान जाएगी कि हाँ, धर्मस्थला में कुछ भी नहीं हुआ था। दोस्तों, क्या है वो सवाल, आइए जानते हैं सारा कुछ इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है कर्नाटका के धर्मस्थला की। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं उस गवाह के बारे में, जो कि आकर बोला था जिसने कि मैंने सैकड़ों लाशें जो हैं ऐसी दफनाई हैं कि जिनके साथ हिंसा की गई थी, जिनका या तो रेप किया गया था या फिर उनका मर्डर किया गया था। तो ऐसी बहुत सारी वो सनसनीखेज खुलासे के साथ आया था। लेकिन इसमें जो है अब आज वही झूठा करार दे दिया गया है। लेकिन जो इसमें सवाल पैदा हो रहे हैं जिसका जवाब जनता जानना चाहती है। तो दोस्तों, सबसे जो पहला सवाल है वो ये है कि उस गवाह ने जिन 13 जगहों के बारे में बताया था कि मैंने पहले पर 2 लाशें दफनाई, दूसरे पर 4, पांचवें पे 2, छठे पे 5-6, इस तरीके के करके उसने बताया था। और ये बताया था कि मैंने 13वें साइड पर, जिसे मास बरियल कहा गया, यानी कि दर्जनों लाशें मैंने वहाँ पर दफनाई हैं। 50 से ज़्यादा वहाँ पर हो सकती हैं। अब एसआईटी जो है दोस्तों खुदाई का काम शुरू करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो पहले उस जगह से खुदाई करती है जहाँ पर मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर उसे खुदाई करनी थी तो 13वें साइड की खुदाई सबसे पहले क्यों नहीं की, सबसे बड़ा सवाल। जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हों, आपके सामने 10, 20, 100, 50, 500 के नोट पड़े हों, गिरे पड़े हों, तो दोस्तों सबसे पहले आप कौन सा नोट उठाएंगे? आप कमेंट करें। मेरा दावा है कि आप 500 रुपये वाले का नोट पहले उठाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो एसआईटी थी उसने पहले 10 रुपये का नोट उठाया और उसके बाद वो 500 तक पहुंचती है। बस यही सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों? 13वें साइड की कायदे से खुदाई करती तो उसके बाद जो है वो जाहिर हो जाता, वहीं पर सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन दोस्तों, 15 दिन जंगल खोदते रहे, उस नदी के किनारे को खोदते रहे, जो नदी कटकर पता नहीं किधर आ चुकी है, जंगल कितना बढ़ चुका था, उन लाशों का कहाँ क्या गया, वो कब्रें कहाँ गई, कुछ पता नहीं। तो सबसे पहले एसआईटी ने वहाँ से खोदना शुरू किया। 15 दिन बाद अचानक से 2-3 दिन की खुदाई बंद हो गई और उसके बाद फिर ये सारा कुछ हुआ कि जो गवाह है वही गुनाहगार है। तो पहला सवाल तो ये है। दूसरा जो सवाल है सबसे बड़ा, वो सवाल ये है कि चलो, जो गवाह है, माना कि उसने झूठ बोला, उसने गुमराह किया, उसका नाम और चेहरा तो उजागर कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, जिनके खिलाफ वो षड्यंत्र रच रहा था, एसआईटी को बताना चाहिए कि इन इन लोगों के खिलाफ वो षड्यंत्र रच रहा था। और ये लोग जो है, इन पर यह आरोप लगा रहा था कि यही लोग जिम्मेदार थे उन मौतों का और यही लोग मेरे पास उन लाशों को लाए थे और मुझे ठिकाने लगाने के लिए बोला था। तो ऐसे लोगों का नाम भी एसआईटी को उजागर करना चाहिए। कम से कम पता चले कि आखिर वो लोग कौन हैं कि जिनके खिलाफ ये गवाह जो है वो षड्यंत्र रच रहा था या साजिश रच रहा था, या फिर वो लोग वाकई में थे या नहीं थे, या फिर जो भी है, कम से कम उनका नाम तो उजागर करना चाहिए। मास्क मैन का नाम तो चिन्ना है, उजागर कर दिया, उसका चेहरा भी रिवील कर दिया। लेकिन उन लोगों का नाम सामने कब आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तीसरा सवाल है दोस्तों कि अगर धर्मस्थला में नहीं कुछ हुआ तो फिर एक केस जो सारी दुनिया जानती है, जिसकी सीबीआई जांच हुई, एसआईटी जांच हुई, सीआईडी जांच हुई, सारा कुछ हो गया, सीबीआई से बड़ा तो कुछ है नहीं। जब वो जांच हो गई सौजन्या के केस का, जो कि जिसकी उम्र मात्र 17 साल की थी और उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, उसके साथ इतनी निर्दयता की गई थी कि उसके प्राइवेट पार्ट में मिट्टी तक ठूस दिया गया था कि ताकि उसके अंदर जो सीमन थे वो पाए ना जाएं और दोषियों की पहचान हो ना सके। और उसके बदले जो है एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है,
उसके खिलाफ जो है पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है, मुकदमा चलता है और अंत में 2023 में, यानी कि कुल 11 सालों बाद 2012 में एक केस हुआ था, 2023 में उसको अदालत बरी कर देती है और ये भी कहती है कि पुलिस ने इस जांच को गुमराह किया, पुलिस ने इसको गलत दिशा दी और एक आदमी का काम हो नहीं सकता था कि जितना उसके साथ बर्बरता की गई थी, उस लड़की के साथ जितनी दरिंदगी की गई थी। तो वो लोग आखिर कौन थे? और दोस्तों, जिन लोगों का नाम इनमें और आ रहा था, उनका नाम कोर्ट ने लेने से मना कर दिया कि इनका नाम अगर कोई लेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आखिर उसके गुनाहगार कौन है? जो कि धर्मस्थला के अंदर ही हुआ था, धर्मस्थला के ही एक कॉलेज में, एसडीएम कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही थी। तीसरा सवाल कि इस केस को हैंडल जो है 20 से ज़्यादा आला अधिकारी, जो कि टॉप क्लास के अधिकारी थे, डीजीपी लेवल के अधिकारी, एसपी लेवल के अधिकारी, डीएसपी लेवल के इंस्पेक्टर इसमें थे। दोस्तों, आईपीएस अधिकारी कोई मामूली दिमाग वाला नहीं होता है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि एक आदमी आता है और इन लोगों से कहता है कि साहब, मैंने जो है कुछ सालों पहले ऐसे लाशें दफनाई हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। और उसके बाद उसके पीछे पीछे वो एसपी लेवल के अधिकारी कुदाल फावड़ा लेकर चल देते हैं, जंगल जंगल भटकते हैं, खोदते हैं, खुदाई करते हैं, बाद में कुछ नहीं मिलता है। और उसके बाद वो आदमी जो है कहता है कि उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया, उल्लू बनाया बड़ा मज़ा आया। तो दोस्तों, क्या जो अधिकारी हैं, आईपीएस लेवल के जो अधिकारी हैं, क्या इतने बेवकूफ़ होते हैं? क्या उन्हें उल्लू बनाया जा सकता है? लेकिन दोस्तों, इस केस से तो यही साबित होता है, या तो उन्हें उल्लू बना दिया गया, या फिर दोस्तों सच्चाई कुछ और थी और अब जो है कुछ और कहा जा रहा है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो ये अधिकारी हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी जो कि आईपीएस लेवल के अधिकारी हैं, इनको ऐसे तो कोई बेवकूफ़ बना नहीं सकता। और अगर उस आदमी ने आया और कहा कि ऐसी सी बात है, तो उसका पॉलीग्राफ पहले टेस्ट होना चाहिए था, उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए था, और उसी वक्त जो है उसके परिवार वालों से जाकर पूछ लेना चाहिए था, उसकी पत्नी से, कि तुम्हारा पति कहीं पागल वागल तो नहीं हो गया है। ऐसी बातें जाके कह रहा है। और दोस्तों, ये सारा कुछ जब उस वक्त पता नहीं लगाया और उसके पीछे पीछे चल दिए, तो इससे कुछ शंका होता है कि कहीं ना कहीं मामला बहुत गंभीर था, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई थी, लेकिन फिर आगे जाके इसमें खेल हो गया। और उसके बाद दोस्तों, जब आके अब जाकर उसके पत्नी का बयान आया है कि मेरा पति तो है वो पैसों के लिए जो कुछ कर रहा है, झूठ बोल रहा है, इसकी आदत खराब है। क्या इतनी मामूली सी बात पहले ये पुलिस वाले पता नहीं लगा सकते थे? इसके बारे में जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी? आईपीएस लेवल के अधिकारी, और रोज जो है लाखों रुपए खर्च हो रहा था, पूरे देश की इस पर नज़र थी, ये सब करने से पहले क्या पहले ये पता नहीं लगा सकते थे? तो दोस्तों, ये है एक और सवाल है दोस्तों, कि जैसे ही वो आता है और ये खुदाई का काम शुरू होता है, कई सारे लोग उसके समर्थन में आते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, हम भी जो है इसके चश्मदीद हैं, हमने भी देखा है, कई जगहों पर हमने देखा है कि लाशों को ऐसे दफनाया गया। यहाँ तक कि एक 15 साल लड़की का जिक्र आया कि उसको पुलिस वाले लावारिस की तरह बिल्कुल घसीट कर और उसको दफना दिए, और वो आदमी जब पूछने की कोशिश किया तो उसे डरा धमका कर भगा दिए। तो दोस्तों, क्या उस स्थान की भी खुदाई हुई, या फिर वो आदमी कहाँ गया जिसने आकर एसआईटी के सामने बयान दर्ज करवाया था कि हाँ साहब, मैंने भी देखा था? और भी करीब 7 लोग ऐसे थे, तो वो लोग कहाँ गए? उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? ये भी सवाल जो है, सबसे बड़ा सवाल है, जो कि जनता जानना चाहती है। इसके बारे में भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और दोस्तों, एक सवाल है, वो ये है कि अनन्या भट्ट मामले का, एक लड़की जो कि एमबीबीएस प्रथम ईयर की पढ़ाई कर रही थी, 2003 में धर्मस्थला आती है और उसके बाद गायब हो जाती है। उसके बाद उसकी माँ एक सुजाता भट्ट करके आती हैं। वो जब उसको ढूंढती हैं तो देखती हैं कि उसकी लाश को घसीट के ले जाया जा रहा है। वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करती हैं तो उनसे मारपीट की जाती है। 3 महीने तक वो कोमा में रहती हैं और उसके बाद फिर वो जब होश आता है तो अपनी जान बचाकर वो कहीं और चली जाती हैं।
तो ये उनका बयान था। खुदाई जैसे शुरू हुई तो उन्होंने आके बोला कि अब मुझे भी शायद इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन अचानक से एक दिन उन्होंने भी अपना बयान पलट दिया कि ऐसा कुछ नहीं था, मैं सब कुछ झूठ बोल रही थी, मुझे बस एक ज़मीन के टुकड़ों का विवाद था, ज़मीन का वही टुकड़ा जो है धर्मस्थला के लोगों से विवाद चल रहा था, और किसी ने मुझे जो है गुमराह किया कि जाकर यही वक्त है, तुम भी जो है इसी में अपना पेश कर दो कुछ उल्टी सीधी कहानी, और उसके बाद जो है ताकि ये मामले की जांच आगे बढ़े और तुम्हें तुम्हारा ज़मीन मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर ये बात उनका सही है तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अनन्या भट्ट कौन थी और वो कहाँ गई। इसके अलावा दोस्तों एक और सवाल है, और वो सवाल ये है कि ये बात सच है कि धर्मस्थला में रहस्यमय तरीके से लोग गायब हो जाते थे। ये बात एकदम सच है, और इसकी रिपोर्ट जो है वहाँ के थाने में दर्ज होती थी, लोग आते थे, उनके परिजन गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते थे। लेकिन जब ये खुदाई का काम शुरू हुआ और ये हुआ कि जितने लोग आखिर गुमशुदा हैं, जिनकी यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज है, वो फाइल कहाँ पर है, कम से कम उनके नाम लेकर आओ, और जिन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उनके परिजनों को, उन लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए कि ताकि जो कंकाल मिले या जो यहाँ से हड्डियाँ बरामद हो, उनके डीएनए से उनके डीएनए को मैच कराया जाए, और कम से कम कुछ लोगों का तो पता चल ही जाएगा। लेकिन दोस्तों वो जो फाइलें थी वो भी गायब पाई गई। जो थाने के लोग थे उन्होंने बताया कि हमने 20 साल या 30 साल का जो सारा रिकॉर्ड था, जो सारा फाइल था, वो नष्ट कर दिया है। तो दोस्तों, क्या ये सवाल नहीं बनता है, क्या इसका जवाब नहीं देना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ साफ सुथरा था, सब कुछ पाक साफ था, तो फिर वो फाइलें क्यों नष्ट की गई, वो फाइलें कहाँ गई, और फिर कौन से ऐसे लोग थे जो वहाँ पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते थे, उनको कैसे ढूंढा जाएगा। वहाँ पर जो हड्डियाँ मिली भी हैं, छठे साइड से और फिर 11वें साइड से, कुल मिला के जो 200 हड्डियाँ हैं, कंकाल हैं और एक खोपड़ी भी है, उनका किससे मिलान किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि कौन लोग थे जो यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे। लेकिन दोस्तों, जिसने गायब किया, क्यों गायब किया, कौन गायब करवाया, दोस्तों क्या इसका जवाब कोई देने वाला है। तो दोस्तों एक और सवाल है कि अब तक उसे मास्क में रखते थे, उसका नाम उजागर नहीं किए थे, उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं किए थे, और जो व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को वहां से निकाल कर कहीं अनजान जगह पर जाकर गुप्त रूप से रह रहा था, अपना नाम छुपाकर, पहचान छुपाकर, अचानक से उसकी पत्नी क्यों आ गई सामने। क्या उसके पत्नी को अपनी जान का खतरा नहीं था, और वो पत्नी क्यों आकर ऐसा कह रही है कि ये जो भी कुछ कर रहा है पैसों के लिए कर रहा है, इसकी आदत खराब है, ये मुझसे लड़ाई करता था, मारता था, पीटता था। आखिर उस पत्नी के ऐसा कहने का क्या मतलब है। क्या उसको अपनी जान का खतरा नहीं है, या फिर किसी ने उसको ये आश्वासन दिया है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम चलकर जो है ऐसा ऐसा बयान दे दो। क्या दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। आखिर वो पत्नी क्यों सामने आई और क्यों जो है पति के अपने खिलाफ बोलने लगी। क्या किसी ने उसको भरोसा दिया है कि हाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये भी सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों इतना इसमें झोल है, लेकिन ये सच बात है कि लोग पिछले कई सालों से वहां पर गायब हो जा रहे थे, उनका अता पता नहीं चल रहा था। आखिर अब उनका पता कैसे लगेगा, इसका इसका क्या जरिया है, कुछ तो पता होना चाहिए। और दोस्तों अंत में आप लोगों से सवाल है कि इसमें जो भी कुछ हुआ है, क्या वो सही हुआ है, क्या न्याय हुआ है, या फिर एक बार फिर जो है दोस्तों वो झूठ की जीत हुई है और सच एक बार फिर हार गया है। आप दोस्तों कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।